बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने पी ब्लॉक एलिमेंट के कर लिए। अब हम काइंड ऑफ 80% चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कई बच्चे मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं, कोई भी उन्हें डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन अफिनिटी ऑफ अमोनिया और PH3 डिस्कस करिए। मतलब अगर हमारे पास NH3 है और हमारे पास PH3 है, इन दोनों में से कौन जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। बेटा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होता है तो इसका लोन पेयर मोर अवेलेबल होता है। तो आइए मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास है NH3 और देखिए इसका लोन पेयर कितना अवेलेबल है, देख रहे हैं आप। और ये हमारे पास है PH3 और इसका लोन पेयर देखिए कितना अवेलेबल है। अब चक्कर सारा बेटा साइज का है। इसका स्मॉल साइज है, इसका बिग साइज है। नाइट्रोजन का स्मॉल, फास्फोरस का बिग। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये सारे इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है अपने ऊपर। जितना अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतने वो अपने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल भी करवा देता है। तो क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, इस करके लोन पे ज़्यादा अवेलेबल करवा देता है। इस करके एकदम अगर प्रोटॉन आएगा, और आपको पता है प्रोटॉन का मतलब 1s0, तो एकदम हमारा जो अमोनिया है वो अपना लोन पेयर दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, अब PH3 के केस में क्या हो गया बेटा। PH3 के केस में साइज़ बड़ा हो गया एटम का और लोन पेयर पूरे का पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर फैला हुआ है, जिसके कारण वो लोन पेयर डोनेट ही नहीं हो पाता। तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया। तो अगर आपके पास बेसिसिटी ऑर्डर हो तो NH3 विल बी मोर बेसिक देन PH3। रीज़न मैंने आपको बता दिया, साइज़ छोटा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है। साइज़ बड़ा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हुआ है। फिर हमें पूछा हुआ बेटा, एक हमें ClO2 दिया हुआ है, एक हमें ClO2 दिया हुआ है, ठीक है, और एक हमें दिया हुआ है Cl2O। कहता है इन दोनों के स्ट्रक्चर बताओ क्या होंगे, शेप क्या होगी। देखो बेटा, जहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है ना, वहाँ पे रिपल्शन होती है। चाहे आप Cl के अराउंड 2 ऑक्सीजन लगा दो, चाहे आप ऑक्सीजन के अराउंड 2 Cl लगा दो, यही है ना ClO2 ये वाला, और Cl2O ये स्ट्रक्चर। जब Cl के पास आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो उसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए, 4 हो गए, और 5, 6, 7 इसके पास रह गए। तो क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भी है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। तो जहाँ पे भी लोन पेयर होते हैं ना बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, वहाँ पे एंगल बनता ही बनता है। तो यानी ये हमारी वी शेप आएगी। यहाँ मैं धो दूंगा बर्तन मामा सब, आओ जी आओ। अच्छा, तुम पढ़ा रहा? तो यहाँ वी शेप आएगी। हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं, हाँ जल्दी। मेरी वीडियो बना ली है। किस लिए? वो यही ले आओ। हाँ बेड बना लो, बना दूंगा। यहाँ पर। अच्छा, ये हमारी वी शेप होगी। अब अगर हम Cl2O की बात करें तो Cl2O के अंदर आप नोटिस करो कि हमारे पास यहाँ पे भी अगर ऑक्सीजन एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है, तो बेटा ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते, एक लोन पेयर इधर है, फिर लोन पेयर आ गया, फिर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, जिसके करके दोनों की शेप वी होती है। एक और मॉलिक्यूल बताऊं आपको, अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल भी देखो ना बेटा, उसमें भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है। ये था हमारा आज का ये वाला सेकंड क्वेश्चन। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया कि वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती है रेड फॉस्फोरस से। देखो बेटा, जो वाइट फॉस्फोरस होती है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हमेशा बेटा ऐसा टेट्राहेड्रन बनता है। इस तरह का टेट्राहेड्रन मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया हुआ। 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन इसके पास, एक लोन फिर इसके पास, एक लोन फिर इसके पास, एक लोन फिर इसके पास, और एक लोन फिर इसके पास। बस 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी।
निकाल लो। तो ये हमारा वाइट फास्फोरस हो गया। अब जरा रेड फास्फोरस चेक करो। आप जब भी रेड फास्फोरस बनता ना बेटा, वो इस तरह का चेन वाला स्ट्रक्चर बनता है। ये हाँ हाँ, चेन वाला आ गया, देखो चेन वाला स्ट्रक्चर बनता है। तो क्योंकि इसमें चेन बनती है रेड फास्फोरस में, चेन बनने के कारण इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी के करके जो हमारा वाइट फास्फोरस है वो मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड के टूटने के चांसेस कम है। फिर हमारे पास आ गया, हमारे पास है HClO। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है, HClO है हमारे पास। इन चारों में से पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जिसमें जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे वो उतना एसिडिक होगा। और याद रखना बेटा, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जाता है, अपना जो जिसका अनायन बनता है वो उसमें रेजोनेंस ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे HClO4 है, अगर हम इसमें से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो बनेगा ClO4 नेगेटिव, तो ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाए हैं। आगे आपके पास है बेटा कुछ रिएक्शंस हैं ओजोन के साथ। तो ये रिएक्शंस तो आपने खुद ही करने हैं, क्योंकि ये इनमें सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग होती है। सो अभी से आप शुरू हो जाओ, क्रैम करना शुरू करो ताकि आप इसको याद करो। वो दिए देखो ऊपर, वो मैंने आपको अनायन दिखाया हुआ है। ClO4 नेगेटिव, रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है देन ClO3, देन ClO2, देन ClO नेगेटिव। और मेन बात याद रखना, जितने ऑक्सीजन ज़्यादा उतना एसिडिक। और जो आखिरी क्वेश्चन है आज हमारा वो है जी कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है। तो मैंने कल ही बता दिया था आपको कि फ्लोरीन का AC ऑन कर लो, AC ऑन कर लो, हाँ मैंने कहा कर लो। मैंने तो, हम तो सारा टाइम ऑन ही रखते हैं एक ऐसे। सो क्लोरीन और फ्लोरीन में से कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है। तो अगर आप देखो तो बेटा मैंने बताया था फ्लोरीन में रिपल्शंस बहुत होती हैं, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी टूटता है। जैसे ही टूटता है साथ ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज़्यादा हुई ना, इस करके फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो ये आज का लेक्चर है, अच्छे से पढ़ना। स्टे सेफ, स्टे होम।